दुनिया में हार्ट अटैक के आंकड़े बेहद ही डराने और चौंकाने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मौतें हार्ट डिसीज से हुई हैं। हार्ट डिसीज के चलते हर साल दुनिया में 179 मिलियन यानी कि करीब 2 करोड़ लोग मर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, दुनिया में 1/3 मौत के लिए जिम्मेदार हृदय की बीमारियां हैं। भारत समेत कई देशों में दिल की बीमारी होने वाली मौतों का नंबर 1 कारण है। भारत के आंकड़ों पर गौर फरमाए तो 2014 से 2020 तक हार्ट अटैक के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा कुछ ऐसा दिखता है। यानी कि हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये तो सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों का डेटा है, लेकिन यदि चिकित्सकों की माने तो हालात और भी डरावने हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक के 50% केस में तो मरीज अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। मुंबई आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक 2022 के आंकड़ों में सबसे ज्यादा मौत की वजह हार्ट अटैक की रही। हरियाणा में हार्ट अटैक से रोजाना औसतन 33 लोगों की मौत हो रही है। हार्ट अटैक को लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने एक अध्ययन किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन में कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। उनमें से एक है कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की गंभीरता को समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, दिल का दौरा पड़ने पर पहले 1 घंटे को गोल्डन हावर माना जाता है। इस गोल्डन हावर में हम मरीज की जान बचा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी के सामने किसी को दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन सामने वाले को ये तक पता नहीं होता कि अब करना क्या है। वह सिर्फ एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस आने तक उसके पास खड़ा रहता है और एम्बुलेंस आने तक वह मरीज को डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। एम्स के डॉक्टर्स के अध्ययन के अनुसार सिर्फ 10.8% लोग इस समय पर यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। 55% लोगों की मौत का कारण इलाज में मिलने वाली देरी ही है, क्योंकि इसकी गंभीरता को न समझ पाने के कारण और लोगों में जागरूकता की कमी के कारण उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम दिल से जुड़ी बहुत ही अहम बातें जानेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपने और अपनों की जान बचा सकें। Had suffered from a heart attack a couple of days ago. More than half of the deaths are caused by heart attacks. At least 10 heart attack deaths have been reported at Garba events across the state. सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल में दिल का दौरा पड़ता कैसे है। यह है हमारा हृदय और इसका काम है ब्लड को पंप करना और ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक वैसे ही जैसे पानी की मोटर पानी को पंप करके आगे भेजती है, पानी की मोटर की तरह हृदय को भी काम करने के लिए निरंतर पावर की ज़रूरत होती है। और हृदय को पावर मिलता है कोरोनरी धमनियों से। ये जो आपको रेड रेड से वायर जैसे दिख रहे हैं, इन्हें ही कोरोनरी धमनियाँ कहा जाता है। जब हृदय ब्लड को फिल्टर करके पूरे शरीर में भेजता है, तब उस ब्लड में से कुछ हिस्सा इन कोरोनरी धमनियों के माध्यम से इस हृदय की मांसपेशियों को मिलता है, और जिसके कारण हृदय को पोषण मिलता है और हृदय अपना काम करता रहता है। पर होता क्या है कि कई बार इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट सामग्री धीरे धीरे जमा होने लगती है। इस जमाव को एथ्रोमा या प्लाक कहा जाता है। इस फैट के जमाव या प्लाक के कारण इन धमनियों में ब्लड का प्रवाह बंद हो जाता है। असल में इन धमनियों के रुकने को ही हार्ट अटैक कहा जाता है। अवरुद्ध धमनी के कारण आपके हृदय की मांसपेशी के एक भाग में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। यदि ब्लड का प्रवाह चंद मिनटों से अधिक समय तक बंद रहता है, तो हृदय की मांसपेशियों का वह हिस्सा मर जाता है और मृत मांसपेशी ब्लड को पंप नहीं कर सकती है, यानी कि हृदय काम करना बंद कर देता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। कई बार प्लाक अचानक टूट भी जाता है, जिससे खून का थक्का बन जाता है जो धमनी को अवरुद्ध कर देता है। और कई बार इन धमनियों में सिकुड़न के कारण भी ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ये धमनियाँ चाहे सिकुड़न के कारण रुके या प्लाक के बढ़ने या फूटने के कारण रुके, धमनियाँ रुकी मतलब हार्ट अटैक। और जब हम हार्ट अटैक के पेशेंट को डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर भी हार्ट अटैक की बंद पड़ी नाड़ी को यानी अवरुद्ध धमनी को खोलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ब्लड परीक्षण और ईसीजी या ईकेजी करते हैं। ब्लड परीक्षण इसलिए क्योंकि डॉक्टर खून के थक्कों को खोलने के लिए पेशेंट को नाड़ी यानी सीरा के माध्यम से
दवाई देते हैं। खून के थक्के को घोलने वाली दवाई हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए सुरक्षित ही नहीं है जिन्हें हाल ही में स्ट्रोक हुआ हो या बड़ी सर्जरी करवाई हो, या फिर वो लोग जिनके रक्तचाप बहुत अधिक है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर ब्लड परीक्षण करते हैं और ईसीजी जांच करते हैं। पेशेंट को सीरा में दी जाने वाली थक्के को घोलने वाली दवाई बंद पड़ी कोरोनरी धमनी को खोल सकती है। हालांकि ये दवाई भी तभी काम करती है जब पेशेंट को दिल के दौरे के शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं। एंजियोप्लास्टी के दौरान डॉक्टर पेशेंट के हाथ की कलाई या जांघ की एक धमनी में एक छोटी सी लचीली नली डालते हैं। नली को धमनी में ऊपर की ओर धकेलते हुए पेशेंट के हृदय तक और फिर पेशेंट की कोरोनरी धमनियों में ले जाया जाता है। नली के सिरे पर लगे एक छोटे से बैलून को फुलाया जाता है। बैलून रुकावट को धकेलकर खोलता है। फिर डॉक्टर नली के सिरे पर से एक तार की जाली वाली नली को अवरुद्ध क्षेत्र में छोड़ते हैं। तार की जाली वाली नली अवरुद्ध क्षेत्र को खुला रखने में मदद करती है। और बाईपास सर्जरी के दौरान डॉक्टर पेशेंट के शरीर के किसी अन्य भाग से स्वस्थ धमनी या नाड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं। वे नाड़ी के इस टुकड़े के एक सिरे को पेशेंट की एरोटा यानी महाधमनी, जो ब्लड को आपके हृदय से आपके शेष शरीर तक ले जाती है, इसके साथ सी देते हैं। वे दूसरे सिरे को पेशेंट की जहां से कोरोनरी धमनी बंद होती है उसके आगे सी देते हैं। तब पेशेंट का ब्लड रुकावट को बाईपास करते हुए इस नए मार्ग से बहने लगता है और पेशेंट की जान बच जाती है। कई बार हमारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? दिल का दौरा पड़ने पर पहले 1 घंटे को गोल्डन हावर माना जाता है। इसी गोल्डन हावर में हम मरीज की जान बचा सकते हैं। कभी कभी एम्बुलेंस या मेडिकल सुविधा किसी कारण से हमारे नज़दीक में नहीं होती है। ऐसे समय में सीपीआर किसी भी पीड़ित के लिए संजीवनी का काम करती है। सीपीआर में मुख्य रूप से 2 कार्य किए जाते हैं। पहला, छाती को दबाना और दूसरा, मुंह से सांस देना। कई बार जानकारी के अभाव में सीपीआर का नॉलेज नहीं होने के कारण हम पास होकर भी अपनों की जान नहीं बचा पाते हैं। दरअसल सीपीआर में हम सांस चलाने के काम को और खून के बहाव को लगातार जारी रखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पीड़ित को 3 से 5 मिनट तक सांस नहीं आती हो तो ब्रेन सेल मृत होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी पीड़ित को 10 मिनट तक सांस नहीं आ रही हो और प्राथमिक उपचार के तहत हम उसे कृत्रिम सांस न दें तो मरीज के बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले अगर हार्ट अटैक वाला व्यक्ति किसी बेड या गद्दे पर है तो उसे नीचे ठोस जगह पर लेटा देना है। अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं या अन्य कोई ऐसा आभूषण पहन रखा हो कि जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही हो तो उसे लूज कर देना है। जीभ अगर पलट गई हो तो उसे अंगुलियों के सहारे सही कर देना है और हमें घुटनों के बल उसके कंधे के पास बैठ जाना है। सबसे पहले हमें कैरोटस पल्स को चेक करना है कि वह चल पा रही है या एब्सेंट है। अगर पल्स एब्सेंट है तब हमें सीपीआर की प्रक्रिया शुरू करनी है। सीपीआर में मुख्य रूप से 2 कार्य किए जाते हैं। पहला, छाती को दबाना और दूसरा, मुंह से सांस देना। सबसे पहले हमें अपने मास्टर हाथ को आगे रखना है और दूसरे हाथ को उससे पीछे अंगुलियों से लॉक करना है। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, नहीं तो आप मरीज के सीने पर अच्छे से प्रेशर नहीं बना पाएंगे। उसके बाद में पीड़ित के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग करते हुए दबाना है। आपका दबाव इतना हो कि पीड़ित की छाती 1 से 2 इंच तक दबे। पंपिंग की स्पीड इतनी हो कि 1 मिनट में 100 पंपिंग हो सके। छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस देने का अनुपात 30 और 2 का होना चाहिए, यानी कि 30 बार आपको छाती को पंप करना है और फिर 2 बार सांस देना है। सांस देते समय ध्यान रखें कि मरीज की नाक को 2 अंगुलियों से दबाकर मुंह से सांस देनी है। नाक बंद होने पर ही मुंह से दी गई सांस फेफड़े तक पहुंच पाएगी और मरीज को ऑक्सीजन मिल पाएगी। अगर आपके पास रुमाल या पतला कपड़ा है तो आप मरीज के मुंह पर वो पतला कपड़ा डालकर और उस पर अपना मुंह रखकर सांस दे सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो हम जब मरीज को सांस देंगे तब मरीज को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? देखिए, जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं तो उनमें से कुछ ही हिस्सा हमारा शरीर यूज करता है। बाकी लगभग 60% ऑक्सीजन हम वापस सांस के साथ बाहर निकाल देते हैं और वो ऑक्सीजन उस मरीज की जान बचाने के लिए काफ़ी होती है। आपको सांस लेते समय ये भी ध्यान रखना है कि
आपको लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह से मुंह चिपकाकर और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ऐसा करने से मरीज के फेफड़ों में हवा भर जाएगी। इस प्रक्रिया में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब कृत्रिम सांस दी जा रही है तो मरीज की छाती ऊंची उठनी चाहिए। ये प्रक्रिया तब तक चलने देनी है जब तक पीड़ित खुद से सांस लेने न लगे या फिर मेडिकल सुविधा या एम्बुलेंस जब तक हमारे पास नहीं पहुंच जाती है। आपको पीड़ित की छाती को 30 बार पंप करना है, फिर 2 बार सांस देना है और फिर से 30 बार छाती को पंप करना है और फिर से 2 बार सांस देना है। ऐसे करते रहना है। CPR अगर किसी बच्चे को देनी हो तो विधि में थोड़ा सा बदलाव होता है। बच्चों की हड्डियों की शक्ति बहुत ही कम होती है, इसलिए दबाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर 1 साल से कम बच्चों के लिए CPR देना हो तो CPR देते वक्त ध्यान रखें कि 2 या 3 अंगुलियों से ही छाती पर दबाव डालना है और कृत्रिम सांस देने का अनुपात वही 30 और 2 का ही रखना है। देखिए, चाहे भले ही आपके CPR देने के बावजूद भी पीड़ित को सांस आए या ना आए, पर जब तक मेडिकल सुविधा उसके पास नहीं पहुंचती है तब तक आप उसका हार्ट बनकर काम करते हैं। यानी कि जो हार्ट ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बंद कर देता है वह काम आप CPR देकर पूरा करते हो और उसके सेल्स को मरने से बचा लेते हो और इससे उस मरीज के बचने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यह CPR की जानकारी सिर्फ दिल का दौरा पड़ने पर ही काम नहीं आती है। इस तरह से आप किसी ऐसे व्यक्ति की भी जान बचा सकते हो जो दम घुटने, पानी में डूबने या कहीं से गिरने की वजह से अपनी धड़कनें खो चुका हो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।